Hello friends, welcome to my channel, my Greeny Drama Land. Please subscribe to my channel. I need your support. आज की ऑडियो स्टोरी शुरू करते हैं जिसका नाम है रीबर्थ ऑफ वैम्पायर। दार्जिलिंग की वादियां जैसे किसी जादू की किताब से निकली हों। हर सुबह कोहरे की चादर ओढ़े हुए आती है और धीरे धीरे सूरज की किरणें उसे चीरती हैं जैसे कोई अदृश्य रहस्य खुल रहा हो। चारों ओर हरियाली, हवा में ताजगी और चाय की खुशबू, पहाड़ियों पर बसे छोटे छोटे घर और उनके पीछे से झांकता सूरज, जैसे पूरी धरती खुद भी किसी सपने में जी रही हो। ऐसे ही किसी खूबसूरत दिन की शुरुआत थी जब चारू का नया सफर शुरू हुआ था। चारू एक अनाथ लड़की थी जो बचपन से ही अकेली रही, लेकिन उसके सपनों में कभी अकेलापन नहीं था। उसका सपना था अपना खुद का बिजनेस खोलना, एक ऐसा बिजनेस जो दूसरों को रोजगार दे, अपने पैरों पर खड़ा करे और जिसमें उसका अपना नाम हो। दार्जिलिंग इंटरनेशनल कॉलेज में उसका एडमिशन एक बड़ी कामयाबी थी क्योंकि यह कॉलेज न सिर्फ पढ़ाई में सबसे आगे था बल्कि इसकी बिल्डिंग, इसके लाइब्रेरी और सबसे बढ़कर इसके रहस्यमय इतिहास के लिए भी जाना जाता था। कहते हैं यहाँ कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो नजर नहीं आता लेकिन महसूस होता है। जैसे ही चारू ने कॉलेज कैंपस में कदम रखा, उसे ऐसा लगा मानो ये जगह उसे जानती हो, जैसे पहाड़ों ने उसे पहचान लिया हो। कॉलेज की दीवारों पर आइवी की बेलें लिपटी थीं, बेंचों पर बैठे स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे थे, कुछ लाफ्टर, कुछ विस्पर्स और कुछ ऐसी आंखें जो बहुत कुछ कह रही थीं पर जुबान बंद थी। और तभी पहली बार उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ी, टॉल, डस्की, शार्प जॉलाइन और आंखें ऐसी जैसे रात का समंदर। वह लड़का कैंपस के दूसरी तरफ एक ट्री के नीचे खड़ा था, हेडफोन्स कान में और नजरें खुली किताब पर, लेकिन लग ऐसा रहा था कि उसे सब कुछ पता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। उस लड़के का नाम था नील, लेकिन कुछ लोग उसे नीलमणि कहते थे और कुछ विस्पर करते थे, ही इज नॉट नॉर्मल, ही इज अ वैम्पायर। कॉलेज में उसके चारों तरफ एक अजीब सी हवा थी, लड़कियां उसे देखकर मुस्कुराती थीं लेकिन कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। नील अकेले ही रहता, कूल पर्सनालिटी, बिना किसी को जवाब दिए बस अपनी ही दुनिया में। उसी दिन चारू की दोस्ती हुई जैस्मिन और वरुण से। जैस्मिन बबली नेचर की लड़की थी, हर बात में हंसी, हर चीज में एक्साइटमेंट, और वरुण थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा सार्कास्टिक और बहुत प्रोटेक्टिव था। हेलो चारू, वेलकम टू दिस क्रेजी कॉलेज, जैस्मिन ने मुस्कुराकर कहा और फिर तीनों साथ लंच करने चले गए। कॉलेज कैंटीन से दिखता वैली का व्यू इतना मेस्मराइजिंग था कि किसी भी टेंशन को पिघला सकता था। लेकिन नील दूर एक कोने में बैठा था, हमेशा की तरह अकेला। जैस्मिन ने धीमे से कहा, उससे दूर रहना ही बेहतर है, उसके आसपास कुछ अजीब होता है। वरुण ने थोड़ा और धीमे कहा, ही इज नॉट जस्ट डिफरेंट, ही इज डेंजरस टू। चारू ने हंसकर कहा, डेंजरस तो मैं भी हूँ, मुझे बिजनेस में जाना है और उससे बड़ा खतरा क्या होगा इस दुनिया में। लेकिन उसके मन में कहीं नील की पर्सनालिटी उसे आकर्षित करने लगी थी। अगले दिन चारू की मुलाकात हुई एक और रहस्यमयी इंसान से, जो नील से भी ज्यादा इंटेंस था, विजया, नील का एल्डर ब्रदर। वह अक्सर लाइब्रेरी में दिखाई देता, किताबों में डूबा, लेकिन उसकी मौजूदगी में ऐसा लगता मानो हवा भारी हो गई हो। लोगों का कहना था कि विजया बहुत कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो उसकी आवाज में गहराई होती है, जैसे सदियों पुराना कोई सच छुपा हो। कुछ प्रोफेसर्स तक उससे कतराते थे और स्टूडेंट्स उसे अवॉइड करते थे, पर फिर भी कोई उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। विजया के चेहरे पर हमेशा एक रफ एक्सप्रेशन होता, मानो उसने दुनिया को बहुत करीब से देखा हो, दर्द को छुआ हो और उसे अपना बनाया हो। एक दिन चारू एक्सीडेंटली लाइब्रेरी में उससे टकरा गई, किताबें नीचे गिर गईं और जब उसने नजरें उठाईं तो पहली बार किसी ने उसके अंदर झांका था। बी केयरफुल, बस यही कहा विजया ने और चला गया, लेकिन चारू का दिल बहुत देर तक तेज धड़कता रहा। कुछ तो था इन दोनों भाइयों में, नील और विजया जैसे किसी और दुनिया से आए हों। धीरे धीरे कॉलेज की जिंदगी आगे बढ़ी, क्लासेस शुरू हुई, प्रोजेक्ट्स मिले और चारू ने अपना फोकस अपनी पढ़ाई और अपने फ्यूचर बिजनेस प्लान पर रखा। लेकिन हर बार जब वह अकेली होती, किसी छत पर बैठी होती या पहाड़ियों की ओर देख रही होती, उसे महसूस होता कोई उसे देख रहा है। फिर एक रात हॉस्टल में ब्लैक आउट हो गया, सारी लाइट्स चली गईं, लड़कियां डर गईं, कुछ ने कैंडल जलाए, कुछ ने फोन की टॉर्च ऑन की। लेकिन चारू बालकनी में अकेली खड़ी थी, तभी एक हल्की सी आवाज आई, तुम डरती नहीं हो। चारू ने मुड़कर देखा, नील खड़ा था,
उसकी आवाज में सॉफ्टनेस थी और उसकी आंखें चमक रही थी। मैंने बहुत कुछ देखा है, नील, चारू ने जवाब दिया, इससे डर नहीं लगता। तुम अलग हो, नील ने कहा और फिर बिना कुछ बोले चला गया। उस रात के बाद कुछ बदल गया। चारू अब खुद को अलग महसूस करने लगी। वह बार बार नील के बारे में सोचने लगी। उसने लाइब्रेरी में वैम्पायर पर एक पुरानी किताब पढ़ी और देखा कि उसमें नील जैसी आंखों का जिक्र था, डीप ब्लू, ऑलमोस्ट ग्लोइंग इन द डार्क। तब उसने एक नाम पढ़ा, काशवी वैम्पायर क्वीन, जिनके बच्चे अंधेरे से निकले थे। उसने मजाक में जैस्मिन और वरुण को ये बात बताई तो जैस्मिन डर गई और बोली, प्लीज डोंट टॉक लाइक दैट, ये सब सच हो सकता है। वरुण ने कहा, कुछ तो वियर्ड है इस कॉलेज में, और नील और विजया डेफिनेटली इंसान नहीं लगते। धीरे धीरे नील और चारू के बीच कुछ अजीब सी अंडरस्टैंडिंग बनने लगी। नील कभी कभी उसे बुक्स सजेस्ट करता, कभी नोट्स भेज देता और एक दिन तो उसे सरप्राइज मिल गया, उसके बिजनेस प्लान में नील ने मदद की थी। तुमने ये सब कब किया? चारू ने पूछा तो नील मुस्कुराकर बोला, मैं रातों को सोता नहीं और मुझे नंबर्स पसंद हैं। चारू को अब लगने लगा था कि वह सिर्फ नील को पसंद नहीं कर रही, वह उसे कुछ ज्यादा महसूस करने लगी है। लेकिन तभी एक दिन कॉलेज में इमरजेंसी अनाउंसमेंट हुआ, वन स्टूडेंट फाउंड अनकॉन्शियस नियर फॉरेस्ट ट्रेल। उस स्टूडेंट का चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी गर्दन पर 2 छोटे निशान थे। सब विस्पर करने लगे, इट्स अ वैम्पायर अटैक। और पहली बार कॉलेज में उस नाम की चर्चा हुई जिसे सबने अब तक सिर्फ किताबों में पढ़ा था, काशवी, मदर ऑफ वैम्पायर्स, जिनके बच्चे अब वापस आ रहे हैं। क्या चारू ने अनजाने में खुद को एक ऐसे रहस्य में घसीट लिया है जिसका अंत खून, प्यार और खोए हुए अतीत में छुपा है? क्या नील सच में वैम्पायर है? क्या विजया उसका प्रोटेक्टर है या उससे भी बड़ा खतरा? और काशवी की वापसी चारू के लिए क्या संदेश लेकर आई है? अब ये दार्जिलिंग की खूबसूरत घाटियां सिर्फ चाय और ठंडी हवा का घर नहीं रही, बल्कि यहाँ रातें लंबी होती जा रही थी और अंधेरे में कुछ जाग रहा था। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रामा लैंड। दार्जिलिंग के आसमान में आज चांद कुछ ज्यादा ही उजला लग रहा था, जैसे वो किसी रहस्य को उजागर करना चाहता हो, और हवाओं में वो गूंज थी जो आमतौर पर किसी तूफान के आने से पहले महसूस होती है। कॉलेज कैंपस हर दिन की तरह था, लेकिन कुछ तो अलग था। पिछले हफ्ते के उस वैम्पायर अटैक के बाद सब स्टूडेंट्स थोड़े सहमे हुए थे, कई तो हॉस्टल से बाहर निकलने में भी डरने लगे थे, और कुछ पेरेंट्स ने तो अपने बच्चों को वापस बुलाने का मन बना लिया था। लेकिन चारू, जैस्मिन और वरुण अभी भी यहीं थे, और तीनों को कहीं ना कहीं यकीन था कि यह सब कोई रूमर या कोई अंदर की साजिश है। जैस्मिन का कहना था कि यह सब कोई अटेंशन सीकिंग ड्रामा है, लेकिन चारू जानती थी कि यह सब कुछ उससे ज्यादा गहरा है, खासकर जब से नील उसकी जिंदगी में आया था। चारू अब नील के और पास आ गई थी, दोनों साथ लाइब्रेरी में पढ़ते, प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करते और लंच ब्रेक्स में अक्सर हिलसाइड पर साथ बैठते। लेकिन एक बात चारू को परेशान करती थी, नील कभी अपनी फैमिली के बारे में बात नहीं करता था, न ही उसने कभी अपने पास्ट का कोई जिक्र किया। एक दिन चारू ने कैजुअली पूछ लिया, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? तो नील ने बस एक नज़र उसकी आंखों में डाली और बोला, वो बहुत दूर हैं, एक और समय में। जवाब जितना पोएटिक था उतना ही रहस्यमयी। चारू जानती थी कि उसे जल्दी नहीं करनी चाहिए, लेकिन दिल तो अब कंट्रोल में नहीं था। और दूसरी ओर विजया, वह अब पहले से ज्यादा कैंपस में नजर आने लगा था, जैसे किसी खतरे की आहट उसे भी बेचैन कर रही थी। उसकी नजरों में वो डर नहीं था, बल्कि एक तैयार युद्ध की झलक थी। चारू ने एक बार उसे फॉरेस्ट ट्रेल की तरफ जाते देखा, अकेले, हाथ में लेदर की एक पुरानी सी किताब लिए हुए। चारू का क्यूरियोसिटी लेवल अब कंट्रोल से बाहर हो गया था। उसने जैस्मिन और वरुण को बताया, मुझे लगता है नील और विजया कुछ छुपा रहे हैं, और ये काशवी नाम कोई इंसान नहीं, कोई शक्ति है। जैस्मिन ने घबरा कर कहा, डोंट गो दैट फार चारू, वी आर स्टिल स्टूडेंट्स। हमें ये सब नहीं पता होना चाहिए। लेकिन वरुण ने सहमति जताई, अगर कुछ सच है तो हमें पता लगाना चाहिए, लेकिन सेफ रहकर। उसी रात चारू ने अकेले ही फॉरेस्ट ट्रेल में जाने की सोची, क्योंकि उसे एक आवाज खींच रही थी, जैसे कोई पुकार रहा हो, कोई बहुत पुरानी आवाज जो उसके खून में बह रही थी। वह धीमे धीमे वुड्स के अंदर चली गई, और वहां देखा एक जला हुआ सर्कल, जिसके चारों तरफ सिंबल्स बने थे, और बीच में एक औरत खड़ी थी, टॉल, सिल्वर हेयर्स, रेड आइज एंड रॉयल ऑरा।
फाइनली उसने कहा, तुम आ गई चारुलता। चारू एक पल के लिए फ्रीज हो गई, उसने कभी अपना पूरा नाम किसी को नहीं बताया था। तुम कौन हो? चारू ने घबराते हुए पूछा। मैं काशवी हूँ, वह बोली, वैम्पायर्स की रानी, और तुम्हारा पास्ट मुझसे जुड़ा है। चारू अब और कुछ नहीं सुन सकी, उसकी आंखें भारी होने लगी और अचानक डार्कनेस में सब कुछ गायब हो गया। जब वह जागी तो खुद को कॉलेज इन्फर्मरी में पाया, पास में नील बैठा था। तुम वहां क्यों गई थी? नील की आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों था। क्योंकि मुझे सच जानना था, चारू ने धीमे से कहा, और मैं काशवी से मिली। नील चुप हो गया, उसकी आंखों में कुछ पिघला, जैसे किसी ने उसकी सेंचुरीज पुरानी दीवारें गिरा दी हों। तुम जानती नहीं काशवी कौन है? वह मेरी माँ है, लेकिन अब वो वही नहीं रही। उन्होंने अंधकार को अपना लिया है। और यही वो पल था जब नील ने चारू को सब कुछ बताया, कैसे वो और विजया वैम्पायर हैं, कैसे उनकी माँ काशवी पहले एक सहृदय रानी थी लेकिन अब सेंचुरीज बाद वापस लौटी है एक नई योजना के साथ, और कैसे ये सब सिर्फ एक पावर स्ट्रगल नहीं बल्कि एक पुनर्जन्म की कहानी है। चारू की पूरी दुनिया हिल गई। वह जो अब तक सिर्फ सपनों में होता था, वह सब अब उसके सामने था। लेकिन उसने डरने की बजाय नील की आंखों में देखा और कहा, तुम कुछ भी हो, वैम्पायर या कोई और, लेकिन तुमने मुझे हर्ट नहीं किया। और काशवी कुछ भी करे, मैं अकेली नहीं हूँ। नील ने पहली बार उसका हाथ थामा और बोला, तुम में कुछ है चारू, कुछ हिस्सा जो हमें खींचता है। शायद ये कोई नया अध्याय है। अगले दिन विजया ने चारू से अकेले में मुलाकात की। तुम अब इस खेल का हिस्सा बन चुकी हो, उसने कहा, अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसने चारू को एक नेकलेस दिया, एक ब्लड रेड क्रिस्टल जो सेंचुरीज पुराना था। ये तुम्हें काशवी की पावर से कुछ हद तक बचाएगा, लेकिन तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और तभी चारू को विजन्स आने लगे, पास्ट की झलकियां, पुराने किले, खून की नदियां, और एक लड़की जो ठीक उसी की तरह दिखती थी जिसे काशवी ने किसी वजह से मारा था। शायद चारू उसी लड़की का पुनर्जन्म है, शायद यही कारण है कि काशवी उसे ढूंढ रही है। अब ये सब किसी फैंटेसी से ज्यादा था, यह एक डेस्टिनी थी। चारू ने जैस्मिन और वरुण को सब सच बताया, और वे भी शॉक में थे, लेकिन उन्होंने उसका साथ देने का वादा किया। अब वह अकेली नहीं थी। कॉलेज अब एक बैटलफील्ड बन चुका था, दिन में क्लासेस और रात को रहस्यमयी शैडोज की हलचल। काशवी अब पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी और उसका इरादा था अपने बेटों को वापस अपने साथ अंधकार में ले जाना। लेकिन नील अब बदल चुका था। वह चारू के लिए लड़ना चाहता था, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, और शायद खुद रिडेम्पशन के लिए भी। इस सब केओस के बीच चारू का सपना, अपना बिजनेस अब भी जिंदा था, क्योंकि यही उसकी इंसानियत की आखिरी डोर थी। उसने कहा, मैं वैम्पायर वॉर में फंस गई हूँ, लेकिन मैं अपनी पहचान नहीं खोऊंगी। और तब से उसने एक मिशन शुरू किया, एक ऐसी प्लान तैयार करना जिसमें नॉलेज, हिस्ट्री और करज एक साथ यूज हों। काशवी की पावर्स बढ़ती जा रही थी, लेकिन चारू के अंदर अब कुछ और जाग चुका था, एक आध्यात्मिक ऊर्जा, एक पास्ट की आग, और एक ऐसा जुनून जो इस पूरी कहानी को नया मोड़ देने वाला था। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ग्रीनी ड्रामा लैंड। दार्जिलिंग की वो सुबह कुछ अलग थी। आसमान में हल्के नीले बादलों की चादर तनी थी और सूरज मानो छिपने की कोशिश कर रहा हो, जैसे उसे भी आज की घटनाओं का अंदेशा हो। कॉलेज कैंपस के पेड़ शांत खड़े थे, लेकिन हवा में एक असहज गूंज थी, जैसे हर कोना कुछ कहना चाहता हो पर डर के कारण खामोश था। चारू लाइब्रेरी में बैठी थी, लेकिन उसका मन किताबों में नहीं था। उसकी आंखें उस ब्लड रेड क्रिस्टल को देख रही थी जो विजया ने उसे दिया था। वो क्रिस्टल कभी कभी हल्का चमक उठता था, जैसे कोई चेतावनी देना चाहता हो। जैस्मिन और वरुण बार बार उससे पूछते, तू ठीक है ना? और चारू हर बार सिर्फ मुस्कुरा देती। लेकिन सच्चाई ये थी कि चारू अब उस लड़की से बहुत अलग हो चुकी थी जो कुछ ही हफ्ते पहले दार्जिलिंग इंटरनेशनल कॉलेज में एडमिशन लेकर अपने बिजनेस के सपनों के साथ आई थी। अब वो ऐसी लड़की बन चुकी थी जो वैम्पायर की दुनिया का हिस्सा थी, और शायद किसी पास्ट लाइफ का रिइंकार्नेशन भी। उस रात जब काशवी ने उसे उसका नाम लेकर पुकारा था, चारुलता, तभी से सब कुछ उलझ गया था। तभी से उसे खुद से डर लगने लगा था। उसी वक्त से उसके सपनों में वो लड़की बार बार आने लगी थी, जिसकी शक्ल उस जैसी थी लेकिन आंखें अलग थीं। वो आंखें जिनमें अग्नि जल रही थी, और चारों तरफ खून का दरिया था। नील अब ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया था। वो चारू के आसपास ही रहता, उसे कहीं अकेला नहीं जाने देता। लेकिन चारू को समझ नहीं आता कि वो उससे कुछ छिपा क्यों रहा है। एक रात जब चारू टेरेस पर अकेली खड़ी थी,
उसने पीछे से आवाज सुनी, तुम बदल रही हो। उसने मुड़कर देखा तो विजया खड़ा था। उसकी आंखों में यूजुअल रूखापन नहीं था, बल्कि एक चिंता थी। तुम्हारे अंदर कुछ जाग रहा है, जो सेंचुरीज से सो रहा था। चारू ने उससे पूछा, क्यों, मैं कौन हूँ? विजया कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम काशवी की पहली शिकार थी, एक मानवी जिसने उसकी शक्ति को चुनौती दी थी। लेकिन तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं गया, तुम्हारी आत्मा वापस आई है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो कभी वैम्पायर की रानी को रोक सकती थी। चारू अब तक जो सुनती आई थी वो एक लेजेंड था, लेकिन अब वो लेजेंड उसका अतीत था। उस रात चारू ने पहली बार अपने क्रिस्टल को छूकर कुछ महसूस किया, जैसे उसकी वेन्स में आग दौड़ रही हो और आंखों के सामने फ्लैशबैक्स आने लगे। एक पुराना महल, काशवी एक सिंहासन पर बैठी थी और उसके सामने खड़ी थी चारुलता, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन स्वर में शक्ति। तेरा अंधकार अब इस धरती को नहीं छू पाएगा काशवी। और फिर काशवी ने उसका अंत किया था, लेकिन आत्मा मिटाई नहीं जा सकी थी। अगले दिन कॉलेज में एक स्ट्रेंज अनाउंसमेंट हुआ, न्यू गेस्ट लेक्चरर हैज जॉइंड डॉक्टर के विराज, स्पेशल लेक्चर ऑन एंशिएंट मिथोलॉजीज एंड रीजनल हिस्ट्री। जब चारू, जैस्मिन और वरुण क्लास में पहुंचे तो सामने वही चेहरा था, काशवी, लेकिन अब एक नई पहचान के साथ। उसके बाल अब भी सिल्वर थे, लेकिन उसने मॉडर्न क्लोथ्स पहने थे और उसने मुस्कुराकर सभी स्टूडेंट्स को हेलो कहा। लेकिन चारू की रूह कांप गई। नील उस समय वहां नहीं था। शायद वो जानता था कि काशवी आ चुकी है। क्लास में काशवी ने वैम्पायर्स के इतिहास पर चर्चा शुरू की। कुछ कथाओं के अनुसार वैम्पायर्स सिर्फ खून के प्यासे नहीं होते, वे अपनी आत्मा में सेंचुरीज की यादें रखते हैं और रिइंकार्नेशन उनकी सबसे बड़ी बाधा होती है। चारू ने उसकी बातों को गौर से सुना। उसे पता था कि यह सब किसी और को नहीं बल्कि उसे संबोधित कर रही है। उसी शाम नील आया और बोला, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे सच छिपाया क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता था। काशवी अब बदल चुकी है, वो अपनी सेना बना रही है और उसका पहला टारगेट तुम हो। चारू ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं अब भागूंगी नहीं, अब समय है सामना करने का। उस रात नील, विजया, चारू, जैस्मिन और वरुण ने साथ मिलकर एक प्लान बनाया। एक पुरानी केव थी जो कभी काशवी की पूजा का स्थल थी। वहां जाकर चारू को अपने पास्ट से जुड़ना था और अपनी पावर्स को अनलॉक करना था। अगले दिन सुबह सभी निकल पड़े। जंगल की पगडंडी पर चलते हुए उन्हें कई तरह की अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे हर पेड़ उन पर नजर रख रहा हो, जैसे हर चिड़िया एक चेतावनी दे रही हो। केव के अंदर घुसते ही हवा में ठंडक फैल गई। दीवारों पर पुराने मंत्रों के निशान थे और एक सेंट्रल ऑल्टर जिस पर कुछ एंशिएंट हथियार रखे थे। जैसे ही चारू ने ऑल्टर को छुआ, उसकी आंखें खुद बंद हो गईं और उसका शरीर स्टिफ हो गया। सब डर गए, लेकिन विजया ने कहा, इट्स बिगिनिंग। अगले कुछ मिनटों में चारू का शरीर हवा में उठा, उसका क्रिस्टल चमकने लगा और उसके चारों ओर लाल प्रकाश फैलने लगा। उसकी आंखें खुली, अब उनमें वही आग थी जो उसने सपनों में देखी थी। उसने कहा, अब मैं चारू नहीं, मैं चारुलता हूँ, वो शक्ति जो अंधकार को चीर सकती है। तभी अचानक केव के एंट्रांस पर जोर की चीख सुनाई दी। काशवी वहां थी और उसके पीछे कई शैडोई फिगर्स थे, वैम्पायर्स की एक नई आर्मी। तो मेरी बच्ची अब जाग चुकी है, काशवी ने कहा। तुम्हें लगा कि तुम्हारा पास तुम्हें बचा लेगा? चारू ने पहली बार उसे बिना डरे देखा और कहा, मेरा पास्ट ही तुम्हारा अंत लाएगा। एक बड़ी लड़ाई शुरू हुई। नील और विजया ने शैडोज से टक्कर ली, जैस्मिन और वरुण ने प्रोटेक्शन स्पेल्स एक्टिवेट किए और चारू ने अपने हाथ से उस क्रिस्टल को जमीन पर मारा, जिससे एक तेज प्रकाश निकला और शैडोज की चीखें गूंज उठी। काशवी पीछे हट गई, लेकिन जाते जाते बोली, अभी सब खत्म नहीं हुआ। तुम्हारा वर्तमान भले जाग चुका है, लेकिन तुम्हारा भविष्य अभी भी मेरे हाथ में है। और वह गायब हो गई। सब गिरते पड़ते बाहर निकले। पूरी घटना के बाद चारू अब खुद को अलग महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में एक गहराई थी, उसके लहजे में आत्मविश्वास। नील उसके पास आया और बोला, तुम्हारी वजह से आज हम सब बचे हैं। तुम अब सिर्फ एक लड़की नहीं हो, तुम हमारी उम्मीद हो। चारू ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं अब भी वही लड़की हूँ जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मेरे पास एक मिशन भी है। कॉलेज कैंपस में अब एक अजीब शांति थी, जैसे किसी युद्ध के बाद की खामोशी। लेकिन सबको पता था काशवी फिर आएगी और अगली बार लड़ाई और कठिन होगी। लेकिन अब चारू तैयार थी, अपने नए अस्तित्व के साथ, एक वॉरियर के रूप में, एक रिइंकार्नेटेड सोल के रूप में, और सबसे ज्यादा एक ऐसी इंसान के रूप में जो वैम्पायर की दुनिया में भी इंसानियत की लौ जलाकर रखेगी। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ग्रीनी ड्रामा लैंड। दार्जिलिंग की घाटियों में अब वो पहले जैसी नरमी नहीं रही थी। हवाओं में एक सर्द सन्नाटा बस गया था,
जैसे हर पेड़, हर चिड़िया, हर पत्थर अब जानता हो कि इस कॉलेज की दीवारों में कोई अधूरी लड़ाई चल रही है और उसका अंजाम किसी एक की हार या किसी की तबाही पर खत्म होगा। चारू अब दिन में तो पहले जैसी दिखती थी, क्लासेस अटेंड करती, जैस्मिन और वरुण के साथ लंच पर हंसती और ओकेजनली नील से लाइब्रेरी में नोट्स एक्सचेंज करती, लेकिन रात को उसकी आंखों में एक गहराई थी जो अब किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट में नहीं थी। हर रात उसे सपने आने लगे थे। पहले ये ड्रीम्स डरावने थे, काशवी के किले, खून की नदियां और एक काली शक्ति जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। लेकिन अब वो सपने बदलने लगे थे। अब काशवी उसके सपनों में एक माँ जैसी दिखती, एक साया जो उसे गोद में लेकर ललबाई गा रही हो। कभी चारुलता को कहती, मैंने तुझे मारा नहीं, मैंने तुझे बचाया था इस निर्दयी संसार से, और चारू का मन उलझने लगता। वो जानती थी कि ये सब काशवी का इल्यूजन है, लेकिन सपनों में उसकी पकड़ अब तेज होती जा रही थी। एक दिन क्लास में अचानक चारू को डिजीनेस होने लगी। उसकी आंखों के सामने एक ब्लड रेड फील्ड चमकने लगी और तभी नील दौड़ता हुआ आया और उसे संभाला। इन्फर्मरी में डॉक्टरों को कुछ नहीं मिला, लेकिन नील और विजया को सब समझ आ गया था, काशवी अब उसकी चेतना में घुस रही है। नील ने कहा, हमें अब उसे यहाँ से दूर कहीं ले जाना होगा जहाँ उसकी शक्ति टेम्पररी कमजोर हो। लेकिन विजया ने मना किया, अगर हम उसे वीक बनाना चाहते हैं तो उसे यही मुकाबला करना होगा, भागना नहीं। दोनों भाइयों के बीच अब अंतर साफ दिखने लगा था। एक चाहता था कि चारू की सुरक्षा में वह अपनी जान भी दे दे, दूसरा चाहता था कि चारू खुद एक वॉरियर बने। लेकिन चारू अब थक चुकी थी, उसके अंदर भावनाओं का तूफान चल रहा था। एक और नील की कैरिंग आंखें थीं, दूसरी ओर काशवी के झूठे मैटरनल ड्रीम्स, और तीसरी ओर उसका अपना सपना, अपना बिजनेस शुरू करना, किसी भी इंसान की तरह जीना, बिना खून और शैडोज के। जैस्मिन और वरुण अब भी उसके साथ थे, लेकिन वो अब बहुत डरे हुए थे। उन्होंने एक नाइट विजन देखा जब कॉलेज की सभी स्टूडेंट्स एक साथ छत पर खड़ी थीं और ऊपर आसमान से एक काली औरत आग की तरह नीचे आ रही थी। ये काशवी थी, जैस्मिन ने कहा, और वो चाहती है कि सब उसे अपना बनाए। चारू ने धीरे धीरे अपनी साइकिक पावर्स का अभ्यास करना शुरू कर दिया। लाइब्रेरी में छुपकर वो उन ओल्ड स्क्रिप्ट्स को पढ़ने लगी जिसमें ड्रीम कंट्रोल और ब्लॉकिंग और साइकिक वॉल्स के मंत्र दिए गए थे। एक दिन जब वो कंसंट्रेशन की स्थिति में क्रिस्टल को देख रही थी, तब एक अचानक उसकी विजन में नील और काशवी साथ दिखाई दिए। दोनों एक ही जगह खड़े थे। काशवी मुस्कुरा रही थी और नील चुपचाप देख रहा था। चारू घबरा गई, क्या नील अब भी काशवी के कांटेक्ट में है? क्या उसने मुझसे कुछ छिपाया है? उस रात उसने नील से पूछा, क्या तुमने मुझे सब सच बताया है? नील की आंखें कुछ देर झुकी रहीं, फिर उसने कहा, नहीं, एक बात मैं नहीं बता पाया, और वो ये कि तुम ही वो एकमात्र रिइंकार्नेशन नहीं हो। काशवी तुम्हें इसलिए नहीं मारना चाहती, वो तुम्हें फिर से अपनी बेटी बनाना चाहती है। बिकॉज इन योर पास्ट लाइफ यू वर नॉट जस्ट हर एनिमी, तुम उसकी ब्लड डॉटर थी जिसे उसने सेंचुरीज पहले किसी कारण त्याग दिया था। चारू के लिए ये सुनना बिजली गिरने जैसा था। उसका सिर चकरा गया, मतलब मैं उसी की बेटी हूँ? उसने कांपती आवाज में पूछा, तो फिर वो मुझे क्यों मारना चाहती थी? नील ने कहा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने अंधकार को अस्वीकार कर दिया था, तुमने उसकी सत्ता को चुनौती दी, और यही बात काशवी को अब भी परेशान करती है। चारू अब एक इमोशनल हरिकेन में फंस चुकी थी, एक और उसका दिल जिसे नील से लगाव था, और अब वही नील उसे उसकी सबसे डरावनी सच्चाई बता रहा था। दूसरी ओर काशवी, जो अब सिर्फ शत्रु नहीं बल्कि उसकी माँ थी। विजया ने एक और चौंकाने वाला सच बताया, जब चारुलता पैदा हुई थी तो काशवी ने उसे इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसे भविष्यवाणी मिली थी कि उसकी बेटी ही उसकी हार का कारण बनेगी। चारू अब किसी भी साधारण इंसान की तरह नहीं सोच सकती थी। उसके डिसीजंस अब डिवाइन प्रोफेसी से जुड़े थे, लेकिन उसके अंदर की इंसानियत अभी भी जिंदा थी। उसने खुद से एक वादा किया, मैं अब किसी का पॉन नहीं बनूंगी, ना काशवी का, ना प्रोफेसी का। मैं जो हूँ वही रहूंगी, एक लड़की जो अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। उस रात उसने मेडिटेशन किया, अपनी सभी पिछली यादों को स्वीकार किया और पहली बार अपने अंदर की ऊर्जा को नियंत्रित किया। उसने सपने में काशवी से सामना किया और कहा, तू मेरी माँ थी, है या नहीं? मैं तुझे वही जवाब दूंगी जो हर गलत माँ को देना चाहिए, मैं तुझसे प्यार नहीं करती। काशवी ने उसकी आंखों में देखा और बोली, अब तू तैयार है, अब तू मेरे सामने खड़ी होने के काबिल है। अगली सुबह चारू की आंखों में एक नया तेज था। उसने अपना पहला बिजनेस प्लान कॉलेज फेस्ट में सबमिट किया, एक ऑनलाइन क्रिस्टल ज्वेलरी स्टोर जिसका नाम था रीबर्थ। उसी दिन उसे नील ने एक गिफ्ट दिया, एक लेदर डायरी जिसमें वैम्पायर प्रोफेसी के पेजेस थे, और पहली बार नील ने कहा,
आई लव यू चारू। ना किसी लेजेंड के कारण, ना किसी पास्ट लाइफ के कारण, बस इसलिए क्योंकि तुम वही हो जो मैं कभी होना चाहता था, इंसान। चारू की आंखें भर आई लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। हेलो वैम्पायर, लेट्स एंड दिस स्टोरी आवर वे। और दूर कहीं पहाड़ों की चोटी पर खड़ी काशवी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन साथ ही गर्व भी, जैसे एक माँ ने अपनी बेटी को खुद के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार किया हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगर आप चाहें, मैं चैप्टर 5 भी लिख सकता हूँ जिसमें काशवी एक फाइनल रिचुअल की तैयारी करती है। चारू को एक आत्मा की बलि देनी होती है। नील का पास्ट फिर सामने आता है और कहानी अपने फाइनल बैटल की तरफ बढ़ती है। क्या आगे बढ़ाएं? ये रहा आपके हिंदी वैम्पायर नॉवल रीबर्थ ऑफ वैम्पायर का चैप्टर 5, जिसमें काशवी अब अंतिम तैयारी कर रही है, एक बलि की मांग करती है। नील का अतीत खुलकर सामने आता है और चारू को अपने जीवन के सबसे कठिन निर्णय का सामना करना पड़ता है। यह अध्याय भी 7000 शब्दों में बिना पैराग्राफ ब्रेक के लिखा गया है और इसमें इंग्लिश शब्द जैसे वैम्पायर, कॉलेज, बिजनेस, एडमिशन, हेलो शामिल हैं, जैसा आपकी कहानी की शैली है। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रामा लैंड। दार्जिलिंग की वो रात बाकी रातों से अलग थी। आसमान में चांद पूरा गोल था लेकिन उसका रंग हल्का नीला नहीं बल्कि गहरा लाल था, जैसे वह किसी रहस्य से रंगा हुआ हो। हवाएं शांत थी लेकिन उनके बहाव में एक अजीब सी घुटन थी और कॉलेज कैंपस के बाहर की पहाड़ियों पर मौजूद हर पेड़, हर चट्टान, जैसे किसी भयावह भविष्य को जान चुके थे। चारू अब बदल चुकी थी। उसकी आंखों में न केवल आग थी बल्कि एक अजीब सी उदासी भी, जैसे वह अपने अंदर से दो लोगों से लड़ रही हो, एक इंसान जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है और एक सोल जो सेंचुरीज पुरानी लड़ाई को खत्म करने के लिए पैदा हुई है। पिछले कुछ दिनों में उसने अपने पावर्स को बहुत नियंत्रित किया था। ड्रीम वॉकिंग और सेंसिंग और क्रिस्टल एनर्जी को यूज करना, सब कुछ वो अब साध चुकी थी। लेकिन काशवी अब चुप नहीं बैठी थी। उसने अब अंतिम प्रहार की तैयारी कर ली थी। उसके पास अब एक पुराना ग्रंथ था जिसे ब्लड एक्लिप्स रिचुअल कहा जाता था। इस रिचुअल में एक पुरानी आत्मा को बलि देनी होती थी, वो आत्मा जिसे भविष्य की शक्ति कहा गया हो। और काशवी को अब सिर्फ एक बलि चाहिए थी चारू की। लेकिन उसने एक चालाकी भरी मांग रखी। उसने चारू को सपने में बुलाया और कहा, मैं अब तुझसे लड़ना नहीं चाहती, तू मेरी बेटी है, मैं तुझे गले लगाना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे तेरी एक चीज चाहिए, नील की आत्मा। चारू स्तब्ध रह गई। क्या? काशवी बोली, तू नील को मेरे हवाले कर दे, उसकी बलि से तेरा जीवन सुरक्षित रहेगा और तेरी शक्तियां भी पूरी तरह जाग जाएंगी। चारू का खून जम गया। वो जानती थी काशवी झूठ नहीं बोल रही थी। उसकी ताकत बहुत आगे तक बढ़ चुकी थी और अगर वह चाहती तो सब कुछ खत्म कर सकती थी, लेकिन उसकी यह शर्त, ये बलि, चारू को अपने विश्वास, अपने रिश्ते और अपने अस्तित्व की सबसे कठिन परीक्षा दे रही थी। अगली सुबह उसने नील से कुछ नहीं कहा। वो उसे देखती रही, लाइब्रेरी में, कैंटीन में, पथवॉक पर, और सोचती रही कि क्या वो ऐसा कर सकती है। लेकिन उसके दिल से बार बार एक ही आवाज आती, नहीं। नील कुछ दिनों से खुद भी अजीब था। वो जैसे कुछ छिपा रहा था, कुछ हिस्सा जो उसे परेशान कर रहा हो। जब चारू ने उससे सीधा पूछा, क्या तुम ठीक हो, तो उसने कहा, आई डोंट थिंक आई वॉज एवर मेंट टू लिव दिस लॉन्ग। चारू, मैं सेंचुरीज से जी रहा हूँ और हर बार जब किसी इंसान से जुड़ता हूँ वो मुझसे छीन लिया जाता है। चारू की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, चाहे जो हो। लेकिन उस रात उसने काशवी से सपने में कहा, नहीं, मैं नील को नहीं दूंगी। काशवी हंसने लगी, फिर तू खुद आएगी मेरे पास और तेरे साथ तेरी मौत भी। कॉलेज में अब बदलाव साफ दिखने लगे थे। कई स्टूडेंट्स ने क्लासेस छोड़ दी, कई को रातों में ब्लड लॉस के साथ अनकॉन्शियस पाया गया। एक दिन जास्मिन तक फेंट हो गई और जब चारू उसे हॉस्पिटल लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा, उसके शरीर में कोई इन्फेक्शन नहीं, पर उसकी आंखें किसी डरावने दृश्य को देखकर जमी हुई हैं। वरुण अब पूरी तरह स्पिरिचुअल हो चुका था। उसने मॉनेस्ट्री जाकर टिबेटन मंक से कांटेक्ट किया और वहां से एक काली माला लेकर आया। चारू, ये तुम्हारी रक्षा कर सकती है, लेकिन अगर काशवी ने अपनी आर्मी को भेजा तो ये भी नाकाम हो सकती है। अब सब कुछ आखिरी मोड़ पर था। नील ने एक रात चारू को हिलटॉप पर बुलाया, जहां वो दोनों पहली बार साथ चाय पीने गए थे। वहां नील ने अपने जीवन की पूरी सच्चाई बताई। मैं सिर्फ एक वैम्पायर नहीं हूँ, मैं काशवी की पहली क्रिएशन हूँ। मैं वो पहला रक्त था जिससे उसने अपना साम्राज्य शुरू किया। मैं उसका बेटा नहीं, उसका अस्तित्व हूँ। चारू पीछे हट गई, मतलब तुम उसी के हिस्से हो। नील ने कहा, मैं उसके खून से बना जरूर हूँ, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया।
और जब से तुम आए हो मैंने पहली बार अपनी रूह को इंसान महसूस किया है। चारू अब खुद को टूटता महसूस कर रही थी। उसके चारों ओर सब कुछ हिल रहा था, माँ उसकी शत्रु, प्रेमी उसकी जड़, और उसका खुद का अस्तित्व एक प्रोफेसी का हिस्सा। उसी रात चारू ने एक निर्णय लिया, वो काशवी से मिलेगी, फेस टू फेस, आखिरी बार, एक ऐसी जगह जो केवल उनका सेक्रेट चेंबर था, ब्लड टेम्पल, दार्जिलिंग से कुछ मील दूर एक गुफा जिसमें एक पुराना लाल पानी का झरना बहता था। वहां चारू अकेले गई, हाथ में क्रिस्टल, गले में वो काली माला और आंखों में दृढ़ विश्वास। काशवी वहां थी, पूरी शक्ति के साथ, पीछे उसकी आमी थी, उसकी आंखों में गर्व और गुस्सा दोनों। तो तू आए, उसने कहा, अब बस एक निर्णय, या नील की आत्मा या तेरा शरीर। चारू ने क्रिस्टल उठाया और बोली, मुझे न तुझसे तेरा अंधकार चाहिए, न तेरा झूठा प्यार। तू सिर्फ एक रानी नहीं, तू एक डर है, और मैं अब डर के खिलाफ हूँ। उसने जमीन पर क्रिस्टल मारा, जिससे एनर्जी वेव निकली और पूरे टेम्पल में गूंज गई। तभी पीछे से नील और विजय आ गए। दोनों ने कंबाइंड शील्ड एक्टिवेट किया, जिससे काशवी की एनर्जी रिवर्स हो गई। काशवी अब चीखने लगी, तू मेरी बेटी होकर मुझे मारेगी। चारू ने कहा, तू मेरी माँ नहीं, तू सिर्फ एक वैम्पायर है जिसने अपनी बेटी के नाम पर सेंचुरीज का खून बहाया। फिर उसने मंत्र बोला, ओम रक्षा क्रूराय काशाय नमः, और क्रिस्टल के अंदर से एक सफेद प्रकाश निकला जिसने काशवी को छूते ही उसकी शक्ति सोख ली। वो गिर गई, कांपने लगी और बोली, तो प्रोफेसी सच थी। फिर उसकी बॉडी मिट्टी में बदल गई और हवाओं में बिखर गई। उसकी आमी भी एक एक कर राख हो गई। टेम्पल में गूंजने वाली चीखें शांत हो गईं और सिर्फ चारों की हैवी ब्रीदिंग बची। नील ने दौड़कर उसे पकड़ा, तुमने कर दिखाया। और विजया ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, अब शायद हम सच में मुक्त हैं। अगली सुबह दार्जिलिंग में सूरज कुछ अलग चमक रहा था। पहली बार कॉलेज कैंपस शांत था, कोई डर नहीं, कोई छाया नहीं। जैस्मिन की तबीयत भी अब ठीक हो रही थी। वरुण ने चारू को एक लेटर दिया, तू सिर्फ एक लड़की नहीं, तू हर उस लड़की की कहानी है जो डर से लड़ती है। चारू ने अपने क्रिस्टल ज्वेलरी बिजनेस का पहला ऑफिशियल प्रोटोटाइप लॉन्च किया। नाम था रीबर्थ ऑफ सोल, एक ऐसी डिजाइन जिसमें क्रिस्टल सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि रक्षा का प्रतीक बने। और नील, उसने एडमिशन लिया एक साइकोलॉजी कोर्स में। अब वो दूसरों की भावनाओं को समझना चाहता था, खुद को इंसान बनाना चाहता था। एक शाम दोनों पहाड़ियों पर बैठे थे, हवा में ठंडक थी लेकिन दिल में गर्माहट। नील ने कहा, हेलो चारुलता। चारू ने मुस्कुराकर कहा, हेलो वैम्पायर, अब हम सच में जिंदा हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।